तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कायदे से आज जो कहानी है वो कहानी सुरीली होनी चाहिए, लेकिन अब मैं इतना सुरीला तो हूँ नहीं, तो जो चीज़ नहीं आती वो ना करें, और इसीलिए फिर वैसे ही कहानी सुनाता हूँ आपको। हालांकि आखिर में इस कहानी के थोड़ा सा आपको बोर भी कर दूंगा। ये जो घर है, ये जो आप देख रहे हैं, इस घर के असली मालिक का नाम कुंजीलाल गांगुली है। कुंजीलाल गांगुली का ये घर, और इसी घर में कुंजीलाल गांगुली एक बड़े जाने माने अपने दौर के वकील हुआ करते थे। बंगाली थे, बंगाल में रहते थे, लेकिन फिर बाद में इस घर में इसलिए आए क्योंकि इस शहर के एक नामी हस्ती ने उन्हें अपना पर्सनल वकील मुकर्रर किया था, तो वो चले आए यहाँ पर। और यहीं पे फिर बाद में जो उनकी पत्नी थी, गृहिणी थी, अच्छे खासे ये लोग पैसे वाले थे, तो बाद में इस घर में 4 बच्चों ने जन्म लिया। और इनमें जो सबसे छोटा बच्चा था उसका नाम था आभास कुमार गांगुली। 4 अगस्त 1929 को आभास कुमार गांगुली का जन्म हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। अब आप कहेंगे कि ये कुंजीलाल गांगुली कौन है, आभास कुमार गांगुली कौन है, तो चलिए आसान कर देते हैं। आप सब जानते हैं आभास कुमार गांगुली को, पर हो सकता है इस नाम से ना जानते हो। असल में हम सब के चहेते, हम सब जिन्हें आज भी सुनते हैं, किशोर कुमार, उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली ही है, और उनके पिता का नाम कुंजीलाल गांगुली। और ये जो घर आप देख रहे हैं इस वक्त, इस कोठी का एक ज़माने में नाम हुआ करता था गौरी कुंज। इसी गौरी कुंज के इसी घर में आभास यानी कि किशोरदा का जन्म हुआ। और जो 4 बच्चों का जन्म हुआ उनमें किशोरदा के अलावा उनके बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार, अनूप कुमार और उनकी एक और बहन, तो ये 4 बच्चे थे कुंजीलाल गांगुली के। वक्त बीतता गया। अब इस गौरी कुंज क्या हालत है वो आप देखिए। जिस जगह पर किशोर कुमार दोबारा आकर बसना चाहते थे, जिंदगी में एक अधूरी जो उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, वो यही ख्वाहिश थी कि इसी गौरी कुंज में वो आकर और बाकी की अपनी ज़िंदगी बिताएं, सुकून के साथ अपने शहर, अपने खंडवा के लोगों के साथ जलेबी दूध खाकर। अफसोस उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन आखिरी ख्वाहिश का अंजाम ये देखिए कि जिस जगह पर वो बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहते थे, ये वही गौरी कुंज है। जो भी किशोरदा का फ़ैन है पूरी दुनिया में है, वो अगर एक बार इस घर में आते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग नहीं गए, तो मुझे लगता है अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि वहाँ जाकर इस घर की जो हालत है वो आप देखते तो यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल जाते। इसलिए कि एक ऐसे गुलकार, एक ऐसा फनकार जिसने पूरी दुनिया को अपने संगीत, अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध किया, उस शख्स, उस हस्ती के घर की ये हालत है। हाल के वक्त में मैं खंडवा गया था। बचपन से तमन्ना थी कि एक बार खंडवा जाऊं और किशोरदा का घर देखूं और फिर उनकी समाधि पर जाऊं। बड़ी सारी तमन्नाएं थी। खंडवा रेलवे स्टेशन से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर बॉम्बे बाज़ार है, और उसी बॉम्बे बाज़ार सड़क बहुत ही संकरा सा है, और सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं, और उन्हीं दुकानों के बीच में एक छोटा सा गेट है, और उस गेट के अंदर किशोरदा का ये घर है। सामने दूध जलेबी की दुकान है, जो किशोरदा की पसंदीदा दुकान थी, जिसको वो कभी भूले नहीं। तो इसी बॉम्बे बाज़ार में ये घर है। जब घर में दाखिल हुआ तो पहली बार जैसे ही मैंने कदम रखा, वो जो सारी सोच थी मेरी सब खत्म हो गई। मतलब उससे पहले धड़कते दिल के साथ मैं दाखिल हुआ था कि देखूंगा, उन यादों को समेटूंगा, अपने नज़रों में कैद करूंगा, अपने जहन में रखूंगा। लेकिन एक अजीब सी उदासी छा गई इस घर को देखकर, और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही होगा। इसीलिए मैंने खुद इसको पूरा शूट किया। सामने कुछ तस्वीरें हैं किशोरदा की, उनके मशहूर एक गाना अलविदा, उसकी लाइनें लिखी हुई हैं। कुछ किशोरदा की और तस्वीरें हैं। सब कुछ धूल मट्टी जाले उनके साथ
छत ऐसे हैं जो कभी भी गिर जाएं। इस पूरे घर की देखभाल के लिए, इस गौरीकुंड के लिए सिर्फ एक शख्स हैं आप, और वही पुराने किशोर दा के, जिन्होंने किशोर दा को मतलब हमेशा सेवा की, सीता कुमार जी, सीताराम कुमार, सीतू बाबा भी कहते हैं उन्हें। अब शायद 80 पार कर चुके हैं। अकेले इस गौरीकुंड की देखभाल यही करते हैं। उनसे भी टकराया, मुलाकात हुई। इसी घर के एक जो दालान है उसी के किनारे एक टेबल है, बहुत पुराना सा टूटा फूटा, उसके ऊपर कुछ बर्तन पड़े हैं। वहाँ पे एक पुराना सा स्टोव है और बस यही सीताराम की ज़िंदगी है। कुछ किशोर दा के चाहने वाले आते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, वरना वो जो मुंबई में अब ये घर की जो जिम्मेदारी है वो शायद अनूप कुमार के बेटे की है, तो कभी कभार पैसा भेज देते हैं तो चल जाता है। बाकी कोई मुंबई से आता नहीं है देखने के लिए किशोर दा के घर की क्या हालत है। इस पूरे घर को देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये वही खंडवा का घर है और बहुत कोशिश की गई कि किशोर दा के इस घर को एक स्मारक बनाया जाए, एक निशानी, एक यादगार, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अफसोस कुछ नहीं हुआ, न सरकार ने किया, न खुद किशोर दा के परिवार ने किया। और ये अब हालत ये है कि कुछ जगहों पर जब मैं गुजर रहा था तो सीता दा ने मुझे कहा कि उधर मत जाइए, कभी भी छत गिर सकती है, ये आलम है। मतलब रात को अकेले जाए तो शायद कोई डर जाए। बड़े बड़े जाले लटके हुए हैं, चूहे हैं, बाकी सारे जानवर हैं। और जिस कमरे में आखिरी बार 87 अक्टूबर का महीना जब मुंबई में मौत के बाद किशोर दा के पार्थिव शरीर को लाया गया था इसी खंडवा के घर में, उस कमरे को खिड़की के बाहर से मैंने देखा। वो खिड़कियां भी वैसी, वो कमरा भी वैसे ही। मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किशोर दा के घर का ऐसा हश्र होगा। बड़ी उम्मीद लेकर गया था तो मुझे लगा मैं ही क्यों देखूं, आप लोगों को भी दिखाऊं। और इसी घर से कुछ दूरी पर वो समाधि है किशोर कुमार की, जहां आज भी हर रोज़ किशोर दा के चाहने वाले, उनके दीवाने पहुंचते हैं और फिर वहाँ श्रद्धांजलि भी देते हैं, कुछ गुरु ज्ञान भी लेते हैं। तो ये तो पूरी तस्वीर आपने देखी। अब किशोर दा के आखिरी वक्त मौत और आखिरी अधूरी ख्वाहिश और फिर खंडवा आने की, और खंडवा में अंतिम संस्कार क्यों, उसकी पूरी कहानी। तो जैसा मैंने बताया कि 4 अगस्त 1929 को किशोर दा का जन्म इसी घर में हुआ, खंडवा में हुआ। उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए खंडवा से नज़दीक इंदौर पहुंच गए। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। बचपन से ही बड़े नटखट शरारती। तब तक उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार मुंबई का रुख कर चुके थे, वो बड़े फिल्म स्टार बन चुके थे। लेकिन इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किशोर दा अपनी ज़िंदगी में मस्त। और उसी क्रिश्चियन कॉलेज में जब वो पढ़ते थे और वहीं हॉस्टल में रहते थे तो उसी के बराबर में एक बाबा की एक दुकान थी जो पोहा और जलेबी और ये सारी चीज़ें इंदौर इन सब में बड़ा फेमस है। तो वहीं कैंटीन में जाकर वो खाते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, लेकिन उधारी में। अब वो उस वक्त 1 आना 2 आना ये कीमत हुआ करती थी, लेकिन उधारी इतनी हो गई कि एक वक्त में वो बढ़कर करीब 5 रुपया और 12 आने हो गया। तो जब भी कैंटीन वाले किशोर दा से पैसे मांगते, वो चम्मच और प्लेट को ही तबला और वो बना देते टेबल पे और गाना गाना शुरू कर देते, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। बाद में आपको याद होगा एक फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल हुआ है और ये हकीकत में ये इंसिडेंट था जिसके बाद किशोर दा को खुद पता था कि उनकी उधारी थी और उन्होंने अपने एक फिल्म में, जिसमें वो एक एक्टर के तौर पर काम किया था, जिसमें मधुबाला हीरोइन थी, इस गाने का इस्तेमाल किया था। किशोर दा ने अपनी ज़िंदगी में 2 गानों का ऐसे इस्तेमाल किया, एक 5 रुपया 12 आना चूँकि उनका हकीकत में उधार था, और एक तोता मैना की कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी बुरहानपुर में, वो भी उन्होंने बताया था कि एक तोता मैना की कहानी है। तो खैर इसके बाद कॉलेज से निकलते हैं, मुंबई जाते हैं क्योंकि बड़े भाई वहीं थे, बट मुंबई में इतनी जल्दी काम आसानी से मिलता नहीं है। तो शुरू में उनको कोरस के तौर पर गाना पड़ा, मतलब उस वक्त के जो सिंगर थे उनके बीच में जो 10-20 लोग एक साथ अपनी आवाज़ देते वो उस लाइन में खड़े होकर गाते। के.एल. सहगल के बहुत बड़े दीवाने थे। फिर धीरे धीरे किशोर दा को फिल्मों में काम मिला। उसके बाद उनकी आवाज़ हर तरफ छाई। फिर सदाबहार थे, हरफन मौला। फिर फिल्मों में एक्टिंग की, अदाकारी की, बेहतरीन कॉमेडी की, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की।
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, कॉमेडियन, सिंगर, म्यूजिशियन, मतलब हर चीज़, फिल्मों में जितनी चीज़ें थी उन्होंने सारी चीज़ें आजमा डाली। और धीरे धीरे एक वक्त में 70s और 80s में लीडिंग सिंगर थे वो। अभी तक रिकॉर्ड है कि 8 बार एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर मेल उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 28 बार नॉमिनेट हुए थे, उनसे ज़्यादा आज तक कोई नॉमिनेट नहीं हुआ। 18-20 हज़ार से ज़्यादा गाने, जितने भी लैंग्वेज आपको जहन में हैं इंडिया के, वो सारे लैंग्वेज, सारी ज़ुबानों में उन्होंने गाना गाया। कई रिकॉर्ड हैं किशोर दा के नाम पर। अकेले सिर्फ राजेश खन्ना के लिए, कहते थे एक ज़माने में राजेश खन्ना और किशोर कुमार, मतलब राजेश खन्ना की आवाज़ ही किशोर कुमार थे। 245 सॉन्ग्स सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के लिए गाए थे किशोर कुमार ने। उसके बाद नंबर 2 पे 202 गाने जितेंद्र के लिए गाए, फिर 119 गाना देवानंद के लिए गाया और 131 गाना बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के लिए गाया। सबसे ज़्यादा 687 डुएट, जो डुएट गाया उन्होंने आशा भोसले के साथ गाया, 687। आखिरी ये सब गाना वाना वो गाते रहे। इसके बाद किशोर दा की फिर लव स्टोरी भी चली। कुल 4 बार उन्हें मोहब्बत हुई, 4 शादी की उन्होंने। जो पहली शादी की थी उन्होंने रूमा गुहा से की थी। रूमा गुहा एक बंगाली एक्ट्रेस भी थी और सिंगर भी थी। तो रूमा गुहा से 1951 में उन्होंने शादी की, जिनसे अमित कुमार पैदा हुए, जो उनके बेटे हैं। 1951 में ये शादी हुई, लेकिन फिर शादी के कुछ साल के बाद पति पत्नी में इतनी बनी नहीं और आखिरकार लगभग 6-8 साल के बाद रूमा गुहा से किशोर दा ने तलाक ले लिया। एक बेटा था अमित। तलाक लेने के 2-3 साल के बाद किशोर दा को मधुबाला से प्यार हो गया। मधुबाला उस ज़माने की टॉप हीरोइन, बेहद खूबसूरत, उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं और उनकी कई फिल्मों में वो साथ में काम कर रहे थे। जैसे हाफ टिकट के दौरान में शायद पहली बार दोनों में मोहब्बत हुई। तब मधुबाला 27 साल की थी, किशोर दा बहुत बड़े थे उनसे। लेकिन फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन किशोर दा और मधुबाला की शादी के लिए मधुबाला के परिवार वाले ख़िलाफ़ हो गए। पर परिवार के ख़िलाफ़ जाकर फिर ये भी हुआ कि कैसे करें, लेकिन दोनों में सहमति हुई और उन्होंने मधुबाला से शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। उसकी वजह ये थी कि शादी के बाद मधुबाला बहुत बीमार थी। उनको जब लंदन ले गए किशोर कुमार, तो पता चला कि उनके दिल में सुराख, छेद है और डॉक्टरों ने कहा था कि 1-2 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है। फिर किशोर दा मधुबाला को उनके घर छोड़ आए थे कि वो बहुत बिजी थे, तो दिन भर देख रेख कर नहीं सकते थे और आखिरकार सिर्फ 35 साल की उम्र में मधुबाला की मौत हो गई। तो इस तरीके से फिर जो शादीशुदा ज़िंदगी थी दूसरी, वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। मधुबाला की मौत के बाद बहुत दिनों तक किशोर दा अपने उस करियर में बिजी रहे, क्योंकि करियर बहुत उरूज पर था उनका। फिर 1976 में उन्होंने तीसरी शादी की, इस बार योगिता बाली से की। योगिता बाली के साथ शादी करने के बाद इनकी 1976 में ये शादी हुई थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और 1978 में दोनों अलग हो गए। और शादी के टूटने की वजह ये थी कि उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती बहुत तेज़ी से छा रहे थे और फिर योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती में प्यार हो गया और योगिता बाली ने मिथुन दा से शादी कर ली। तो ये तीसरी शादी जो है ये भी कामयाब नहीं रही। इसके बाद 1980 में 78 में योगिता बाली से डिवोर्स हुआ था। 1980 में किशोर दा लीना चंद्रवाकर से मिले और लीना चंद्रवाकर उनसे उम्र में बिल्कुल लगभग आधी होंगी। पर लीना चंद्रवाकर के साथ ये था कि वो एक विडो थी, विधवा थी, उनकी पति की डेथ हो गई थी। पर ये लोग मिले, दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पहली जो रूमा गुहा थी पत्नी, उनसे अमित कुमार पहला एक ही बेटा था। उसका जब उन्होंने चौथी शादी की तो लीना चंद्रवाकर से फिर एक बेटा होता है जिसका नाम है सुमित। तो यही 2 बच्चे इन दोनों के साथ रहे। किशोर दा के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक मैंने आपको बताया कि कैसे 5 रुपया 12 आना गाना, जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ हुआ था। तो कहते हैं कि उस वक्त विद्याचरण शुक्ल थे INB मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उन्होंने किशोर दा से गाना गाने के लिए कहा, लेकिन किशोर दा ने मना कर दिया।
जिसके बाद किशोरदा को बैन कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो और बाकी जगह पर उनके गाने बजते ही नहीं थे और ये बैन लंबा चला। जब इमरजेंसी ख़त्म हुई फिर बाद में सारी चीज़ें आई। एक उनकी कहानी बड़ी अजीब है, वो ये है कि एक किसी फिल्म के लिए साइन किया गया, डायरेक्टर ने उनको आधे पैसे दिए। अभी उन्होंने कहा पूरे, तो उसने कहा नहीं आधे ही देंगे। अभी ये सेट पर पहुंच गए शूटिंग के। जब शूटिंग शुरू, डायरेक्टर ने देखा किशोरदा चले आ रहे हैं और आधे चेहरे पे मेकअप, तो हैरान। उन्होंने बोला ये आधे चेहरे पे क्या मतलब? तो उन्होंने कहा आधा पैसा है तो आधा मेकअप होगा, पूरा पैसा होगा तो पूरा मेकअप होगा। डायरेक्टर समझ गया, फिर उसने पूरे पैसे दिए। अपने ज़माने के जाने माने बी.आर. चोपड़ा के साथ भी उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा है। बी.आर. चोपड़ा एक बड़े डायरेक्टर थे। किशोरदा नए नए मुंबई पहुँचे थे, तो किसी फिल्म के लिए बात हो रही थी, तो बी.आर. चोपड़ा ने कई शर्तें रख दी किशोरदा के सामने। तो किशोरदा चूँकि बड़े मजाकिया थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, आप शर्त रख रहे हो, जब मेरा दिन आएगा तब मैं भी शर्त रखूँगा। बात आई गई होगी, ज़माना बीत गया, किशोरदा बहुत बड़े सिंगर, साथ में एक्टर, अब गवाना भी। एक दिन बी.आर. चोपड़ा पहुँच गए, उन्होंने कहा किशोरदा को साइन करना है। किशोरदा ने कहा ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं। अब वो उन्होंने कहा बताओ क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि मुझे साइन करने के लिए या मुझसे साइन कराने के लिए आपको सफ़ेद धोती कुर्ता पहनना होगा, पैर में मोजा, जूता, पान खाना होगा और पान की लाट टपक रही हो, और फिर मेरे पास आए तब साइन करेंगे। बी.आर. चोपड़ा ना धोती पहनते थे ना पान खाते थे। बोले ये क्या है? बोले बस मेरी शर्त है, साइन कराना है। तो उन्होंने कहा ऐसी कैसी शर्त तुम रख रहे हो? कुछ और तो लोग बैठे हुए थे। तो किशोरदा ने कहा एक बार मैंने कहा था इनसे कि आज आपका वक्त है, आप शर्तें रख रहे हो, जब मेरा वक्त आए तो मैं अपनी शर्त रखूँगा, इसलिए ये शर्त रख रहा हूँ। खैर वो बात में हंसी मजाक में ये सारी बात टल गई। किशोरदा की एक और भी किस्सा है कि वो हमेशा अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखते थे और उसमें लिखा होता था कि किशोर कुमार से सावधान। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना घर के अंदर कि बेवेयर डॉग ये वो, लेकिन किशोरदा ऐसे रखते थे, तो बहुत सारे लोग इस पर हंसी भी उड़ाते थे। इसके अलावा किशोर कुमार की जो ज़िंदगी की आखिरी पलों की कहानी है, उस पर लीना चंद्रवाकर और उनके बेटे अमित ने कई जगह इंटरव्यू दिए और एक जगह भप्पी दा की भी पूरी कहानी है। वो अपने आप में बड़ी मार्मिक, और उसी में वो अधूरी ख्वाहिश और बाकी की उनकी चीज़ें। ये बात है उस वक्त की जब भप्पी दा अपनी एक फिल्म वक्त की आवाज़ के लिए किशोरदा से गाना गा रहे थे। अच्छा, भप्पी लहरी और किशोरदा ये दोनों रिश्ते में, भप्पी दा भांजे लगते थे किशोरदा के। तो वो अपनी एक फिल्म थी उनकी वक्त की आवाज़, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी थी, तो उसी का एक गाना था। और ये गाना 12 अक्टूबर 1987 को महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। किशोरदा रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा ने अचानक कहा कि यार गवा लो, आज तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गैस सा लग रहा है, दर्द हो रहा है। फिर पता नहीं कल गाऊँ ना गाऊँ। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हंसी मजाक किया। उसके बाद किशोरदा ने वो गाना गाया, रिकॉर्डिंग हो गई और वो घर चले गए। अगले दिन 13 अक्टूबर की जो पूरी कहानी है वो इंटरव्यू है लीना चंद्रवाकर जी का, उनकी पत्नी का, उसके थ्रू है। 13 अक्टूबर 1987 यही वो तारीख थी जब किशोरदा की मौत हुई थी। और इत्तेफाक से 13 अक्टूबर किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार जी का जन्मदिन होता है। और 13 अक्टूबर की सुबह किशोरदा अपने घर पे, 12 अक्टूबर को उन्होंने लास्ट रिकॉर्डिंग की है और उन्होंने भप्पी दा से कहा था कि ठीक है अब गाना रिकॉर्ड हो गया तो कल यानी 13 अक्टूबर को मैं छुट्टी लूँगी, मेरी हॉलीडे है, छुट्टी लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो 13 अक्टूबर की सुबह होती है। 13 अक्टूबर की सुबह किशोरदा घर में सो रहे थे। जब बहुत देर तक नहीं उठे तो लीना चंद्रवाकर जी को लगा कि इतना देर तक तो सोते नहीं। वो कमरे में गए, ध्यान से उन्होंने किशोरदा को देखना शुरू किया। वो अचानक उठ गए। उसके बाद कहते हैं कि डर गई थी क्या? उनको हमेशा मजाक की आदत थी, हर एक से मजाक करते थे। तो फिर वो हंसती हैं, फिर कहती हैं कि मैं ठीक हूँ और आज मेरी छुट्टी है, आज मेरा हॉलीडे है। तो इसके बाद कई लोग घर में आते हैं, मिलते हैं। फिर वो लीना चंद्रवाकर को कहते हैं कि आज शाम को हम दोनों पिक्चर देखेंगे, और वो पिक्चर का नाम भी बताते हैं, रिवर ऑफ नो रिटर्न। तो ये पिक्चर देखनी है। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद खाना वाना खाकर शाम का वक्त है। अब शाम
के वक्त किशोरदा अपने घर में कमरे के अंदर थे। अचानक कुछ फर्नीचर इधर उधर हटाने की आवाज़ आई तो लीना चंद्रवाकर ने सुना तो लगा कि ये क्या हटा रहे हैं। वो दौड़कर कमरे में गई तो देखा कि किशोरदा नीचे ज़मीन पर गिरे हुए। उन्होंने उनको उठाया। किशोरदा ने कहा कि बड़ी कमज़ोरी सी लग रही है मुझे। तो लीना चंद्रवाकर ने कहा कि मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, फ़ोन करती हूँ। तो फ़ौरन एकदम ज़ोर से बोलते, अरे नहीं बिल्कुल डॉक्टर को मत बुलाना, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। किशोरदा के मुंह से निकला हुआ ये लास्ट शब्द यही था कि डॉक्टर को मत बुलाना, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। और इसके बाद किशोरदा की डेथ हो गई। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और आखिरी लाइन वो कई बार ये मजाक में बोलते थे, डॉक्टर को मत बुलाओ, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। और आखिरी लाइन भी यही थी कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। किशोरदा ने जो आखिरी गाना गाया था वक्त की आवाज़ के लिए 6 गाना गाने थे, लेकिन वो 3 ही रिकॉर्ड कर पाए थे। बाकी के 3 गाने सुदेश भोसले जो आवाज़ निकालते हैं सबकी बहुत अच्छी, उनसे गवाया गया। और वो आखिरी गाना जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो गुरु गुरु उसके बोल थे, जो मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। किशोरदा ने अपनी मौत से पहले एक अपनी ख्वाहिश जताई थी और पूरे परिवार को पता था, बल्कि 2 उनकी ख्वाहिश थी। किशोरदा ने 1987 में सीताराम को खंडवा में ये कहा था कि ज़रा तुम घर की साफ़ सफाई कराओ। तब तक घर साफ़ सुथरा रहता था कि किशोरदा बीच बीच में जब मन करता था खंडवा पहुंच जाते थे, ख़ासतौर पर दूध जलेबी खाने के लिए रामलाल जी की दुकान की। तो उन्होंने सीताराम से कहा कि तुम घर की साफ़ सफाई कराओ, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं था, सीताराम की देखभाल करते थे। सीताराम ने बड़ी चंपी भी की है, मालिश भी की है, खुद बता रहे थे वो। तो उनका ये था कि दिवाली अक्टूबर में नहीं, दिवाली में 1987 में, पता नहीं अक्टूबर नवंबर के महीने में शायद दिवाली थी, कि दिवाली से अब खंडवा में ये आके रहूँगा रिटायरमेंट की ज़िंदगी, क्योंकि वो अब फिल्म इंडस्ट्री से बड़े नाराज़ हो गए थे। 86-87 के आसपास की बात है। उन्होंने कहा अब मुझे गाना वाना नहीं गाना, अब आजकल के ना अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ना ये है, और अब फिल्में गाने उसके बोल ये सब कहीं और जा रहे हैं। तो बड़ा उनका दिल खट्टा हो चुका था। तो उन्होंने कहा था अब बस बहुत हो गया, अब मुझे मुंबई में मन भी नहीं लगता है और अब ये गाना वाना नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी सुकून से खंडवा में चल कर जाएंगे, खंडवा में रहेंगे, दूध जलेबी खाएंगे। यही उनकी लाइनें हुआ करती थी। तो सीताराम से उन्होंने कहा साफ़ सफाई करो और मैं आ रहा हूँ। और इत्तेफाक से वो दिवाली में जाते, उससे पहले 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने मौत से पहले कह रखा था हर एक से कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे खंडवा में करना। इसके बाद फिर उनके पार्थिव शरीर को खंडवा लाया गया। खंडवा में तमाम मुंबई के सिख दिग्गज पहुँचे, लेकिन पूरा खंडवा उमड़ पड़ा। इसी गौरी कुंज के घर से उनकी आखिरी सफ़र शुरू हुआ। और खंडवा में जिस जिस जगह से उनकी जो आखिरी सफ़र, ये जो शव यात्रा गुजरी, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। खंडवा अपने हीरो को विदा कर रहा था और उसके बाद वही अंतिम संस्कार हुआ। और यही किशोरदा की समाधि है, जहाँ आज भी जितने भी सिंगर हैं जो किशोरदा के चाहने वाले हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। समाधि तो फिर भी ठीक ठाक हाल में है, लेकिन उस गौरी कुंज जहाँ मुंबई में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को लाकर रखा गया, उस घर की हालत आपके सामने है। आज भी खंडवा में 4 अगस्त चूँकि किशोरदा का जन्मदिन है, तो पूरे खंडवा में उस दिन चाहे वो ठेले वाले पे कुछ बेचने वाला हो या कोई और हो दुकानदार, किशोरदा के गाना ज़रूर बजाएंगे। गोलगप्पे वाला भी हो तो वो अपना कुछ रख के और किशोरदा के गाना बजाएगा। आज भी एक रिवायत है कि अगर कोई बाहर से खंडवा पहुंचता और किशोरदा के घर, तो वहाँ किशोरदा के आपको 2 लाइन गुनगुनाने हैं। यहाँ तक कि किशोरदा की आप समाधि पर जाएंगे तो आपको किशोरदा का कोई भी गाना जो आपको पसंद है, आपको 2 लाइन गाना ही गाना है। और उससे मैं भी अछूता नहीं रहा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे भी यही कहा गया। अब मैंने गाया और हमारे जय नागड़ा जी हैं जो वहाँ पर, जय नागदा जी बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें उस दौर की किशोरदा की दी थी, जो मैं आपको लगातार ये सब दिखा रहा हूँ। ये उन्हीं की वजह से। और वो बहुत बार मिले, बड़े लकी थे उस वक्त, बहुत सारे शोज़ में उनके साथ रहे। और खंडवा के लोगों के लिए इतना प्यार था कि किशोर कुमार ने आखिरी अपना जो एक स्टेज शो किया था खंडवा में ही किया था।
और उनके दोस्ती ऐसे से थी, उनके घर के सामने एक रंगरेज था जो कपड़ा रंगने वाला होता है, उसका पता नहीं मुस्तकीम या क्या नाम था, तो कपड़ा रंगता था। तो वो स्टेज पे चढ़ के पब्लिक सामने खड़ी हुई है कि आप किशोर दा गाना गाएंगे अपने शहर के, या किशोर दा भी खूब दिल से गाते थे वहाँ पर। तो तब तक पता नहीं अचानक माइक पर आकर रुक गए। अब लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो चारों तरफ देख रहे हैं, कह रहे वो मेरा दोस्त तो आया नहीं, कपड़ा रंगने वाला दोस्त। अब सब ने कहा कहाँ है भाई, तो उन्होंने कहा ना अच्छा वो नटखट वैसी, उन्होंने कहा जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं गाऊंगा ही नहीं। अब लोग भागे, भैया उनको पता है किशोर दा का मूड कैसा है। अब वो पहुँचे मार्केट, देखा वो रंगरेज भाई अपना कपड़े रंग रहा है, हाथ पैर रंगे हुए हैं, कपड़े उसके खुद रंग गए हैं रंगते रंगते। तो उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा वो किशोर दा वहाँ पर माइक पकड़ के खड़े हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई इंतज़ार कर रही है, वो कह रहे हैं गाऊंगा नहीं जब तक तू नहीं आएगा। पकड़ के बोले कि नहीं, वो कह रहे मैं तो कपड़े रंग रहा। बोला भैया तू जिस हालत में है चल, उसको पकड़ कर उठा कर ले गए, दिखाया किशोर दा, उसका हाथ पकड़ के स्टेज पर लाए और पहला गाना उसका हाथ पकड़ कर गाया उसी हाल में जिस हाल में वो आया था। तो ये उनकी खंडवा वालों के लिए दोस्ती थी। तो उसी खंडवा में जब मैं पहुंचा तो उनकी जो फरमाइश थी, खंडवा की जो परंपरा है कि आप किशोर दा के घर आए या फिर समाधि पर जाए तो आपको 2 लाइन तो गुनगुनाना पड़ेगा, चाहे आप में सुर हो बेसुरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी कोशिश की, उसके साथ आपको छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि ये जो गौरी कुंज है और जिस हाल में है, बहुत सारे लोग वहाँ की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जया नागता देवी और भी लोग हैं। मतलब एक इतनी महान हस्ती के इस निशानी को एक म्यूज़ियम, एक स्मारक के तौर पर बनाने में कितना खर्चा आता है। वैसे तो सरकार बड़े बड़े हम लोग दावे करते हैं, नारे लगाते हैं कलाकारों के लिए सब कुछ, लेकिन एक तो किशोर दा का कद, कितने बड़े सिंगर, और ये हालत। सच बताऊं तो ईमानदारी से आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, और जो लोग खंडवा के हैं और भी जो भी है आप ज़रूर बताइएगा। तो कहानी में इतना ही, मुलाकात तो होगी कल रात 9 बजे, लेकिन जाते जाते आपको जो परंपरा है खंडवा की, उसी परंपरा के साथ अपनी इस 2 लाइन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, कभी लुट लुट के कभी मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह। तो बस अंधेरे में ही सुना सकता था, क्योंकि सामने उजाले में सुनाने की हिम्मत नहीं थी, सुरीला हूँ नहीं। लेकिन किशोर दा की कहानी, परंपरा तो निभानी थी। अब मालूम नहीं जैसा भी था, लेकिन दिल से था। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।